Very good morning, students. Today we are going to start a new chapter from part 1, chapter number 5. स्टूडेंट बुक के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 5 है, बट आपके सिलेबस जो है अभी रिसेंटली जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 4 है। आपके सिलेबस में 2 बार चेंजेस हुए हैं स्टूडेंट। फर्स्टली तो जब ये जो सेशन शुरू हुआ था तभी चेंज हुआ था इसमें, और उसके बाद कोविड-19 की वजह से चेंज हुआ था। तो आपने चैप्टर के नेम पर ध्यान रखना है हमेशा। आप नंबरिंग पे मत जाइए क्योंकि बुक में जो है वो नंबरिंग अलग है। चैप्टर नेम इज़ कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया, यानी कि समकालीन दक्षिण एशिया। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, समकालीन दक्षिण एशिया। अब इसका मीनिंग भी आपको समझना है कि समकालीन दक्षिण एशिया या कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया क्या है। तो मेनली इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे जो अब हमारा दक्षिण एशिया एरिया है, यानी दक्षिण एशिया में आने वाले, साउथ एशिया में आने वाले जितने भी देश हैं जो आते हैं उसमें एक्सटेंड करते हैं, उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। वहाँ की पॉलिटिक्स कैसी है, वहाँ के आपस में उनके रिलेशन कैसे हैं, और नेचुरली जो है ये किस तरीके से एक अलग जो एरिया माना जाता है वो किस तरीके से, और ग्लोबल इम्पैक्ट क्या है इस एरिया का। तो ये हम स्टडी करेंगे इस चैप्टर में। सबसे पहले चैप्टर का ओवरव्यू। लेट अस shift our gauge from the larger global developments in the post cold war era to development in our region। स्टूडेंट अब जब तक हमने जो 3 चैप्टर अब तक स्टडी किया है उसमें कोल्ड वॉर को काफ़ी हमने रिपीट किया बार बार। तो अब थोड़ा सा ध्यान हम डाइवर्ट करते हैं कोल्ड वॉर से और हम अपने रीजन यानी कि हम साउथ एशिया की तरफ थोड़ा ध्यान करते हैं। व्हेन इंडिया एंड पाकिस्तान जॉइन द क्लब ऑफ न्यूक्लियर पावर, तो ग्लोबल इम्पैक्ट कहाँ से शुरू होता है इस साउथ एशिया रीजन का। जब इसके 2 बहुत बड़े जो शक्तिशाली देश हैं इंडिया और पाकिस्तान, जब दोनों देशों के पास न्यूक्लियर पावर आई तो पूरे वर्ल्ड का ध्यान जो है इस एरिया की तरफ गया। ग्लोबल अटेंशन मतलब सडनली ग्लोबल अटेंशन जो थी वो इस एरिया की तरफ हुई। द फोकस वाज ऑफ कोर्स ऑन द वेरियस काइंड्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, और जो फोकस जो है वो होना भी था क्योंकि इस एरिया में काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो बनी रही हैं। वेरियस काइंड्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स यहाँ पे रहे हैं, मतलब झगड़े, लड़ाई झगड़े जो है वो रहे हैं, चाहे वो बाउंड्री से रिलेटेड हो, चाहे वो वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट्स हो, पानी से रिलेटेड झगड़ा हो, पानी के बंटवारे से रिलेटेड झगड़े रहे हों। इससे यहाँ पर इंसर्जेंसी यानी कि एक विद्रोह की सिचुएशन जो है बनी रही है। एथनिक स्ट्राइफ देखने को मिलती है इस एरिया के देशों में, यानी एक जातीय संघर्ष देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें जो है देखते हुए एक फोकस जो है वर्ल्ड का इस एरिया की तरफ जाता है। इसीलिए ये साउथ एशिया जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट एरिया माना जाता है और इसीलिए हम इसको स्टडी कर रहे हैं। और इस वजह से इस एरिया को टर्बुलेंट रीजन कहा गया, मतलब एक संवेदनशील सेंसिटिव रीजन के रूप में देखा जाता है। एट द सेम टाइम और बहुत सारे लोग इसके साथ साथ क्या सोचते हैं कि इस एरिया को, अगर इस देश के इस एरिया में आने वाले जितने भी देश हैं अगर वो कॉपरेशन से काम करे, अच्छे तरीके से काम करे, तो दिस रीजन कैन डेवलप एंड प्रोस्पेर। तो इस रीजन को भी बहुत ही अच्छा एक डेवलप और समृद्ध एरिया बनाया जा सकता है कॉपरेशन से अगर वो काम करे। तो इस चैप्टर में, इन दिस चैप्टर वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड कॉपरेशन अमंग डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द रीजन। इस चैप्टर में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि जो कन्फ्लिक्ट हुआ है उसका क्या नेचर रहा है, कॉपरेशन किस तरीके से है इन देशों के बीच में, और जो कंडीशन ये अराइज़ हुई है कन्फ्लिक्ट की लगाओ या कॉपरेशन की जो कंडीशन अराइज़ हुई है उसका जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है एक पर्टिकुलर देश की, उसने ये कंडीशन जो है क्रिएट की है। तो वो भी हम इसमें यहाँ पर स्टडी करेंगे। जो बिग कंट्रीज़ हैं यहाँ के, उनकी जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है उसके बारे में भी हम देखेंगे। सो टॉपिक जो है वो स्टार्ट होता है व्हाट इज़ साउथ एशिया, यानी कि साउथ एशिया क्या है। साउथ एशिया जो रियल में साउथ एशिया है उसमें एरिया में कौन कौन से देश इंक्लूड किए जाएंगे। देखिए यहाँ पर एक इंट्रोडक्शन सा दिया हुआ है कि जैसे मिक्सचर जो फीलिंग है लोगों की वो दिखाई गई है। आप इसको रीड कर लेना। एक क्रिकेट मैच के को दिखाया गया, जैसे एक पाकिस्तान इंडिया के बीच में अगर क्रिकेट मैच होता है तो एक राइवलरी की फीलिंग रहती है, बट एट द सेम टाइम जैसे ही एक देश के फैंस जो है वो दूसरे देश में जाते हैं, अगर मैच चल रहा है तो उनका वेलकम भी बहुत अच्छे तरीके से होता है। एक फीलिंग की जो मिक्सचर यहाँ पे दिखाई दिया है कि एक तरफ तो लोग जो है वो म्यूचुअल सस्पिशियन यानी कि एक शंका की दृष्टि से भी देखते हैं एक दूसरे को, और ट्रस्ट को एग्जिस्ट भी है और विश्वास भी करते हैं, और एक राइवलरी भी दिखाई देती है और एक गुडविल भी यहाँ पर दिखाई देती है। तो इस पैराग्राफ में यही बताया गया है। अब हम एक्सटेंट की तरफ देखते हैं कि एक्सटेंट जो है वो कहाँ तक है।
वट इज़ साउथ एशिया? द एक्सप्रेशन साउथ एशिया यूजुअली इंक्लूड्स द फॉलोइंग कंट्रीज़। हम इसमें मेनली 7 कंट्रीज़ को देखेंगे। आपने नेम ध्यान रखना है, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। तो स्टूडेंट सबसे पहले ध्यान दे देना है इस पे कि हमने इसमें 7 कंट्रीज़ को हम स्टडी करेंगे। वैसे देखिए माना जाता है अफ़गानिस्तान भी इस एरिया में माना जाता है, म्यांमार और चाइना को इंक्लूड किया जाता है कई बार, ये एक डिस्कशन है इसके ऊपर, बट रियल में हम यहाँ पर सिर्फ 7 कंट्रीज़ के बारे में पढ़ेंगे और उन्हीं को साउथ एशियन कंट्रीज़ कहा जाता है। तो देखिए द माइटी हिमालयाज़, अब जो नेचुरल एक्सटेंट है वो हमें देखना है यहाँ का कि ऊपर अगर हम देखें नॉर्थ में तो हिमालय, इसके साथ साथ इंडियन ओशियन जो है वो साउथ में फैला हुआ दिखाई देता है, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल जो है ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में दिखाई देती हैं। इसके साथ साथ नेचुरल जो डिफरेंसेस है वो भी यहाँ पर दिखाई देते हैं। नेचुरल डिफरेंसेस के साथ साथ कुछ लिंग्विस्टिक यानी भाषाई, सोशल और कल्चरल डिफरेंसेस भी इस सब कॉन्टिनेंट में दिखाई देते हैं। तो ये एक फीचर दिखाया गया है यहाँ का कि किस तरीके से नेचुरल जो एरिया है वो यहाँ का एक्सटेंड करता है। द बाउंड्रीज ऑफ द रीजन आर नॉट एज क्लियर इन द ईस्ट एंड द वेस्ट एज दे आर इन द नॉर्थ एंड द साउथ। जो बाउंड्री है उसके ऊपर बहुत कन्फ्लिक्ट यहाँ पर बना रहता है। तो इस वजह से क्या है स्टूडेंट कि अफगानिस्तान एंड म्यांमार आर ऑफन इंक्लूडेड इन डिस्कशन ऑफ द रीजन एज अ होल। तो कई बार अफगानिस्तान और म्यांमार को भी जो है डिस्कशन रखा जाता है कि इस रीजन में ये माने जाते हैं। चाइना इज़ एन इम्पोर्टेंट प्लेयर बट इज़ नॉट कंसिडर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ द रीजन। चाइना बहुत इंपॉर्टेंट एक देश है लेकिन इस एरिया में उसको कंसिडर्ड नहीं किया जाता। इन दिस चैप्टर वी शैल यूज़ साउथ एशिया टू मीन द 7 कंट्रीज़। मैंने पहले ही स्टार्टिंग में आपको बताया है कि हमने यहाँ पर साउथ एशिया में हम सिर्फ 7 कंट्रीज़ को ही देखेंगे। साउथ एशिया स्टैंड फॉर डाइवर्सिटी इन एवरी सेंस और येट कॉन्स्टिट्यूट वन पॉलिटिकल स्पेस। तो साउथ एशिया जो है एक डाइवर्सिटी को लिए हुए है और जो भूगोलिक धरातल, भूगोलिक जो राजनीति होती है उसको एक मतलब स्पेस उसने दिया हुआ है। तो ये हम सारी चीज़ें यहाँ पर स्टडी करेंगे। द वेरियस कंट्रीज़ इन साउथ एशिया डू नॉट हैव द सेम काइंड ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। अब हम थोड़ा सा पॉलिटिकल सिस्टम देखते हैं इन 7 कंट्रीज़ का। तो सबसे पहले डिस्पाइट मैनी प्रॉब्लम्स एंड लिमिटेशन, तो एक जैसा नहीं रहा है सभी का पॉलिटिकल सिस्टम जो है, उसमें काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स और लिमिटेशन रही हैं। श्रीलंका और इंडिया को अगर हम देखें तो श्रीलंका और इंडिया हैव सक्सेसफुली ऑपरेटेड अ डेमोक्रेटिक सिस्टम। तो दोनों ही देशों में मतलब सक्सेसफुली डेमोक्रेटिक सिस्टम को यहाँ पर चलाया हुआ है सिंस देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश। जब से वो ब्रिटिश से आज़ाद हुए हैं तो इन दोनों देशों में जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो काफ़ी सक्सेसफुली दिखाई देता है। यू विल स्टडी मोर अबाउट द एवोल्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया। आपने जो इंडिया में डेमोक्रेसी का टॉपिक काफ़ी हद तक जो सेकंड बुक है उसमें काफ़ी कुछ उसने में पॉइंट्स जो है आपको क्लियर हो गए हैं। But we have to remember the fact that India has remained a democracy throughout its existence as an independent country। और हमने देखा है कि इंडिया में जो डेमोक्रेसी है वो बहुत लंबे समय से रिमेन है, मतलब है यहाँ पर जब से आज़ादी मिली है इंडिया को। और इसी तरीके से यही चीज़ जो है श्रीलंका में, हमने अप एंड डाउन्स बहुत देखे हैं पॉलिटिक्स में, लेकिन डेमोक्रेसी जो है वो अब तक दोनों देशों में एज इट इज़ बनी हुई है। हमने 2 देशों की पॉलिटिक्स को थोड़ा ब्रीफ में देख लिया है। अब हम देखते हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश की जो पॉलिटिक्स है। पाकिस्तान एंड बांग्लादेश हैव एक्सपीरियंस बोथ सिविलियन एंड मिलिट्री रूलर्स। तो दोनों ही देशों ने दोनों तरह की जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उनको एक्सपीरियंस किया है। सिविलियन मतलब डेमोक्रेसी और मिलिट्री रूल मतलब एक डिक्टेटरशिप को। विद बांग्लादेश रिमेनिंग अ डेमोक्रेसी इन द पोस्ट कोल्ड वॉर पीरियड। पोस्ट कोल्ड वॉर पीरियड मतलब जब कोल्ड वॉर का टाइम था उसके ख़त्म होने के कुछ टाइम तक दोनों ही देशों में डेमोक्रेसी थी। पाकिस्तान बिगिन द पोस्ट कोल्ड वॉर पीरियड विद सक्सेसिव डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। पाकिस्तान में उस टाइम तक काफ़ी अच्छी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी और काफ़ी सक्सेसिव भी रही हैं वो, जैसे कि बेनजीर भुट्टो के अंडर और नवाज शरीफ के अंडर रिस्पेक्टिवली। बट इट सफ़र्ड अ मिलिट्री कूप। लेकिन 1999 में वहाँ पर एक मिलिट्री कूप हुआ, यानी फोर्सफुली जो है मिलिट्री ने वहाँ की जो गवर्नमेंट की पावर्स थी उनको कैप्चर किया एंड हैज़ बीन रन बाय अ मिलिट्री रेजाइम सिंस देन टिल मतलब
और वहाँ पर जो है वो मिलिट्री पावर जो है वो रही काफ़ी टाइम तक। लेकिन अब अगर हम देखें तो वहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, जैसे कि आपको पता है इमरान खान जो है उनके हाथ में अब वहाँ की पावर है, लेकिन बहुत लंबे समय तक जो है वहाँ पर मिलिट्री रूल रहा है। Till 2006, Nepal was a constitutional monarchy with the danger of the king taking over executive powers. नेपाल में भी जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की थी और ऐसा लगता था कि जैसे जो राजा है वो सारी पावर वो मतलब अपने पास कैप्चर कर लेगा। लेकिन इन 2006 सक्सेसफुल पॉपुलर अपराइजिंग, वहाँ पर एक काफ़ी जो है सफल एक विद्रोह हुआ था, लेड टू द रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी, जिसमें कि डेमोक्रेसी को रिस्टोर किया गया वहाँ पर, एंड रिड्यूस द किंग टू अ नॉमिनल पोजीशन। और जो किंग था, जो मोनार्कियल सिस्टम था, वहाँ पर जो किंग की जो पावर है वो नॉमिनल यानी कि नामात्र की पावर कर दी गई। फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ बांग्लादेश एंड नेपाल वी कैन से दैट डेमोक्रेसी इज़ बिकमिंग एन एक्सेप्टेड नॉर्म्स इन द एंटायर रीजन ऑफ साउथ एशिया। अगर बांग्लादेश और नेपाल की पॉलिटिक्स से हम एक्सपीरियंस करें तो हमें दिखाई देता है कि डेमोक्रेसी जो है वो पूरे रीजन में एक्सेप्ट की जाने वाली फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मानी गई है। इसके साथ स्टूडेंट देखिए, सिमिलर चेंजेस आर टेकिंग प्लेस इन द टू स्मॉलेस्ट कंट्री ऑफ द रीजन। अब दो जो स्मॉलेस्ट कंट्री है यहाँ की, भूटान और मालदीव। तो भूटान इज स्टिल अ मोनार्की, वहाँ पर अब मोनार्की है, बट द किंग हैज़ इनिशिएटेड प्लान्स फॉर इट्स ट्रांजिशन टू मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी। लेकिन वहाँ पर जो राजा है वो उसको चेंज, जो ट्रांजिशन मेथड है वो अपनाया गया है वहाँ पर, और मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी को अडोप्ट किया जा रहा है। द मालदीव द अदर आइलैंड नेशन, मालदीव जो है एक आइलैंड नेशन है, छोटा सा नेशन है, वॉज अ सल्तनत टिल 1968, वहाँ पर एक सल्तनत पीरियड रहा है, व्हेन इट वाज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ रिपब्लिक विद अ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और बाद में उसको ट्रांसफ़र किया गया और वहाँ पर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट किया गया। इन जून 2005 द पार्लियामेंट ऑफ मालदीव वोटेड यूनिनियसली टू इंट्रोड्यूस अ मल्टी पार्टी सिस्टम। मतलब सभी लोगों ने एकजुटता से वहाँ पर जो मल्टी पार्टी सिस्टम के लिए वोट दिया गया। द मालदीव डेमोक्रेटिक पार्टी यानी MDP जो मालदीव की पार्टी है, डोमिनेट्स द पॉलिटिकल अफेयर्स ऑफ द आइलैंड। डेमोक्रेसी स्ट्रेंथेड इन द मालदीव आफ्टर, और डेमोक्रेसी जो है पहले वहाँ पर एक ही पार्टी ने काफ़ी रूल किया, लेकिन 2005 के बाद मालदीव में काफ़ी डेमोक्रेसी ताकतवर हो गई, क्योंकि उसके बाद जो ओपोजिशन है वहाँ पर उनको लीगलाइज्ड कर दिया गया। पहले वहाँ पर जो ओपोजिशन यानी अदर पार्टीज़ जो थी उनको लीगलाइज नहीं किया गया था, लेकिन 2000 के बाद जब अदर पार्टीज़ को लीगलाइज कर दिया गया, इट मीन्स क्या कि वहाँ पर डेमोक्रेसी जो है उसको काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाया गया। Despite the mixed record of democratic experience, the people in all these countries share the aspiration for democracy. ये इस तरह के एक्सपीरियंस के साथ साथ हम कह सकते हैं कि इन देशों के जो लोग हैं वो डेमोक्रेसी के लिए एक बहुत अच्छा अपना जो एस्पिरेशन आकांक्षा है वो रखते हैं। और रिसेंट सर्वे, जैसे कि एक सर्वे कराया गया है, ये सर्वे आपकी बुक में दिया हुआ है, 5 मेन जो कंट्री हैं उनमें ये कराया गया है, और वहाँ पर जो लोगों की वोट गई है वो डेमोक्रेसी के लिए फेवर में गई है, यानी डेमोक्रेसी को लोगों ने वहाँ पर ज़्यादा सूटेबल माना है इन 5 देशों में। जैसे कि ये रिसेंट सर्वे जो है वो क्या शो करता है, द एटीट्यूड्स ऑफ द पीपल इन द 5 बिग कंट्रीज ऑफ द रीजन शोर दैट देयर इज़ वाइड स्प्रेड सपोर्ट फॉर डेमोक्रेसी। तो यहाँ पर डेमोक्रेसी की वैल्यू को दिखाया गया है, फीचर्स को दिखाया गया, और ये कंटेंट आपके जो चैप्टर में नया जुड़ा है कि किस तरीके से जो देश हैं वो डेमोक्रेटाइज्ड होते जा रहे हैं, डेमोक्रेसी को ज़्यादा एक्सेप्ट करते जा रहे हैं। In all these countries, ordinary citizen, rich as well as poor and belonging to different religion, चाहे कोई अमीर गरीब है कैसा भी है, लेकिन डेमोक्रेसी को बहुत ज़्यादा लाइक करता है। मतलब डेमोक्रेटिक जो आइडियाज़ हैं उनको पॉजिटिवली सपोर्ट कर रहे हैं, और एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के सपोर्ट में जो है सभी जो व्यक्ति हैं वो खड़े हैं। दे प्रेफर डेमोक्रेसी ओवर एनी अदर फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, एंड मतलब रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को ज़्यादा प्रेफर किया जा रहा है। थिंक दैट डेमोक्रेसी इज़ सूटेबल फॉर देयर कंट्री, और वो यही चाहते हैं कि जो डेमोक्रेसी है वही उनके देश के लिए सूटेबल है। These are significant findings, for it was earlier believed that democracy could flourish and find support only in prosperous countries of the
वर्ल्ड। पहले तो यही माना जाता था कि जो डेमोक्रेसी है वो जो प्रोस्पेरियस देश है वहाँ पर ही उनको जो है फ्लोरिश करेगी वो, लेकिन अब इन देशों में जैसे कि साउथ एशिया के देश हैं, यहाँ के लोगों के एक्सपीरियंस को देखकर लगता है कि डेमोक्रेसी को जो है, चाहे कैसा भी देश है, हर तरह का देश जो है वो डेमोक्रेसी को ही सपोर्ट करता है। In that sense, the South Asian experience of democracy has expanded the global imagination of democracy। तो साउथ एशिया के जो देश हैं, जो डेमोक्रेसी के में उनका एक्सपीरियंस है, उससे ग्लोबल इमेजिनेशन पे डेमोक्रेसी को काफ़ी उन्होंने एक्सपेंड किया है। Let us look at the experience of democracy in each of the 4 big countries। तो 4 बिग कंट्रीज़ के बारे में यहाँ डेमोक्रेसी का एक्सपीरियंस जो है वो हम देखेंगे। सबसे पहले इसमें हम पाकिस्तान का देखेंगे, द मिलिट्री एंड डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। आई होप जितना टॉपिक अब किया है, एक इंट्रोडक्शन प्लस जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है 7 कंट्रीज़ की, वो हमने स्टडी की है कि श्रीलंका और इंडिया में किस तरीके से डेमोक्रेसी जो है आज़ादी मिलने से ही काफ़ी अच्छे तरीके से चल रही है, और पाकिस्तान और बांग्लादेश में किस तरीके से अप एंड डाउन हुआ है। सिविलियन गवर्नमेंट भी उन्होंने फेस की है और एक मिलिट्री गवर्नमेंट को भी का एक्सपीरियंस भी वहाँ की जनता ने किया है। इसके साथ साथ भूटान और मालदीव जो 2 छोटे छोटे देश हैं, उनके बारे में भी हमने देखा है कि किस तरीके से वहाँ भी डेमोक्रेसी को लोगों ने एक्सेप्ट किया है। तो और डेमोक्रेसी के एक तरह से हमने फीचर्स देखे हैं कि डेमोक्रेसी को ज़्यादातर लोगों ने इन साउथ एशिया के देशों में एक्सेप्ट किया है। तो आई होप आपको इंट्रोडक्शन और व्हाट इज़ साउथ एशिया जो टॉपिक है वो क्लियर हो गया होगा, प्लस यहाँ की जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है वो आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट टॉपिक में कंटिन्यू रखेंगे 4 बिग कंट्रीज़ में जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसको कैसे एक्सपीरियंस किया गया है। सो थैंक यू सो मच।